बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। बीए प्रथम वर्ष के सेकंड सेमेस्टर की कक्षा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज के वीडियो के अंतर्गत हम बहुत अच्छे तरीके से आपको सिलेबस के बारे में बताने का प्रयास करेंगे, जो कि होगा आपका प्राचीन इतिहास का, यानी कि एंसेंट हिस्ट्री के नवीनतम सिलेबस के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। और जितने देर तक हम चर्चा करेंगे आपका ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने का प्रयास रहेगा, और कैसे कैसे हमको पढ़ना है इसको भी इस वीडियो के माध्यम से मैं बताऊंगा। तो आप आसानी से इस वीडियो को देखिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए पहले से, ताकि मोटिवेशन थोड़ा सा बढ़ सके और आसानी से आप हर एक मुद्दे को समझ सकें। ओके, तो बीए सेकंड सेमेस्टर अर्थात द्वितीय सेमेस्टर, बीए आप प्रथम सेमेस्टर की परीक्षा आप दे चुके हैं, लगभग सभी विश्वविद्यालयों के पेपर हो चुके हैं। एक आध बचे हुए हैं तो उनके चल रहे हैं, तो उनके लिए पहले से इतना मटेरियल अवेलेबल है कि उनमें आप अच्छे तरीके से 80% से ऊपर नंबर ला सकते हो। तो कुल मिलाकर के अब सेकंड सेमेस्टर की परीक्षा अब आपकी तैयारी करवाने वाला हूँ धाकड़ तरीके से। तो आप सभी लोग जुड़ जाइए और सभी दोस्तों के पास वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। प्राचीन इतिहास अर्थात एंसेंट हिस्ट्री की क्लास होगी। और पॉलिटिकल हिस्ट्री, आपके पेपर का क्या नाम है? पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ इंडिया। 600 BC से लेकर के 647 AD तक आपको पढ़ना है, अर्थात 600 ईसा पूर्व से लेकर के आपको 647 ईस्वी तक के जो कार्यकाल है, जो समय काल है, इसके बारे में पढ़ना है। न्यू सिलेबस होगा आपका। और आप समझ ही रहे होंगे कि मैं शुक्ला सर आप लोगों के समक्ष आया हूँ, तो डिस्कशन मैं करूँगा आप लोगों के समक्ष। हिंदी और अंग्रेजी दोनों में मैंने लिखने का प्रयास किया, तो दोनों भाषाओं में आप सिलेबस को देख सकेंगे, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। सबसे मज़ेदार बात ये कि आप किसी भी विश्वविद्यालय से हैं तो यही सिलेबस आपका प्रत्येक विश्वविद्यालय में लागू है, तो आप बिल्कुल परेशान होने की आवश्यकता आपको नहीं है। आप किसी भी विश्वविद्यालय से हैं तो आपके लिए ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अब हम एक एक चैप्टर के बारे में देखेंगे, विस्तार से जो है आपको बताने का प्रयास रहेगा आने वाले समय में। अब देखिए आपको पढ़ना क्या क्या। पहला चैप्टर आप पढ़ेंगे भाई, पहला चैप्टर क्या पढ़ेंगे देखिएगा। पहला चैप्टर अध्ययन के स्रोत। किसके अध्ययन के स्रोत? तो प्राचीन इतिहास जानने के कुछ स्रोत होते हैं, जैसे कि आप देखेंगे प्राचीन जब भारतीय साहित्य को हमको जानना पड़ेगा, तो कुल मिलाकर के मुख्य रूप से 3 स्रोत हमारे सामने आते हैं। एक तो होता है साहित्यिक स्रोत, एक होता है पुरातात्विक स्रोत, और एक होता है विदेशी यात्रियों के विवरण के द्वारा जो हमको स्रोत प्राप्त होती है। अब जो साहित्यिक स्रोत होता है उनमें आप खास करके देखेंगे, एक धार्मिक साहित्य आपको मिलेगा, एक लौकिक साहित्य मिलेगा। धार्मिक साहित्य में आप देखेंगे ब्राह्मण साहित्य हो गया, बौद्ध साहित्य हो गया, जैन साहित्य हो गया आपका, और इसी के अलावा आप देखेंगे जो है महाकाव्य भी हो गए। और महाकाव्य आप देखेंगे तो रामायण हो गए, महाकाव्य में महाभारत हो गई, इन सभी से हमको प्राचीन भारत के बारे में जानकारी मिलती है। इसके अलावा कुछ ब्राह्मण ग्रंथ हैं, उनसे हमको जानकारी मिलती है। ब्राह्मण ग्रंथ में आप देखेंगे जैसे कि वेद उपनिषद हो गए, आरण्यक वेदांग हो गए। तो इस प्रकार से आप लोग देखेंगे कुछ ब्राह्मण ग्रंथ हैं, कुछ बौद्ध साहित्य, कुछ जैन साहित्य हैं, महाकाव्य में रामायण महाभारत है, तो इन सभी के माध्यम से हमको जानकारी मिलती है। तो ये हो गए तो एक प्रकार से जो है कौन से भाई, धार्मिक साहित्य। लेकिन जो लौकिक साहित्य होता है आपका, कुछ लौकिक साहित्य भी लिखे जा रहे थे। और लौकिक साहित्य में खास करके आप देखेंगे जो अर्थ शास्त्र है कौटिल्य का, उससे हमको जानकारी मिलती है प्राचीन भारत के बारे में। हर्ष चरित्र है, उसके बारे में हमको जानकारी मिलती है। और रास तरंगड़ी है, तो इसके बारे में हमको जानकारी मिलती है। तो मतलब कि इस पुस्तक से हमको जानकारी मिलती है। तो अर्थशास्त्र हो गया, हर्ष चरित्र हो गई, रास तरंगड़ी हो गई, तो इस सभी के बारे में हमको जानकारी मिलती है। अच्छा, अब पुरातात्विक स्रोत में आप कैसे जानकारी प्राप्त करते हैं? पुरातात्विक स्रोत में आप देखेंगे, देखिए दूसरा चैप्टर आपका पुरातात्विक स्रोत ही है, यानी कि जो है आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस। ओके, सोर्सेस ऑफ स्टडी, किसकी? सोर्स ऑफ स्टडी ऑफ एंसेंट हिस्ट्री। ओके, तो आपको कहने का मतलब ये है कि अब आप देखेंगे पुरातात्विक स्रोत में तो कुछ अभिलेख हमको मिले हैं, कुछ मुद्राएं मिली हैं। तो अभिलेखों से हम पता लगाते हैं कि हाँ प्राचीन भारत में क्या कैसे रहा होगा। मुद्राओं के माध्यम से किस राजा की जो है मूर्ति उसमें लगी हुई, किस राजा का चित्र छपा हुआ है, किस प्रकार की शैली में बनाया गया है, या कार्बन डेटिंग के माध्यम से हम उसका पता लगा लेते। तो कुछ स्मारक मिले हैं, कुछ चित्रकलाएं मिली हैं उस स्मारक में, मृदभांड यानी कि मिट्टी के बर्तन भी आपको मिले हैं पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत। तो इस प्रकार से आपके समझ में आ गई होगी बातें। अच्छा, और कुछ विदेशी स्रोत भी आए हैं। अब भैया विदेशी स्रोत कौन कौन आए रहा, उन्हें जान लियो। तो विदेशी स्रोत की अगर बात की, कुछ मतलब विदेशी जो यात्री आए हैं उनसे हमको स्रोत मिला, जैसे कि कुछ यूनानी यात्री आए हमारे भारत में, उन्होंने पुस्तकें लिखी। कुछ चीनी यात्री आए, उन्होंने लिखी। कुछ अरबी यात्री आए, उन्होंने लिखी। आप देखेंगे इसी प्रकार जैसे कि यूनानियों में आप देखेंगे तो जो है नियार्कस आया था, और मैगस्थनीज की इंडिका तो फेमस है, आपको पता ही होगा। तो नियार्कस और मैगस्थनीज ये यूनानी जो है विद्वान हैं जो कि भारत में आए थे, उन्होंने जो है अपने विवरण दिया भारत के बारे में। वहीं चीन यात्रियों में आपका पता ही होगा फाहियान और ह्वेनसांग। फाहियान, ह्वेनसांग, इसिंग, ये सब चीन के थे।
फाहियान कब आया था आपका 399 से 414 ईस्वी के मध्य में आया था। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का उस समय शासन काल था। ह्वेनसांग जब आया था तब 629 से 644 का समय काल बताया था है विद्वानों के द्वारा। हर्षवर्धन का समय काल इस समय का है जो है इतिहास में। और ईत्सिंग जो आया था, ईत्सिंग की अगर बात की जाए तो ईत्सिंग जो आया था ये 675 ईस्वी से 695 ईस्वी के बीच काल की जानकारी जो मिलती है हमको इसी समय आया था। और पश्चिमी भारत के बारे में जानकारी हमको पश्चिमी उत्तर जो भारत है उसके बारे में जानकारी मिलती है। इसी प्रकार से हम मेगास्थनीज जो है यूनानी निवासी था, इसकी पुस्तक इंडिका देखेंगे। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में आता है 305 से 297 ईसा पूर्व के आसपास आता है। वहीं सीरिया से भी कुछ लोग आए हैं। सीरिया में आप देखेंगे जैसे डाइमेकस हो गया और डायनोसियस हो गया। डायनोसियस तो मिस्र का है, ठीक है। 284 से 262 ईसा पूर्व में आता है अशोक के समय काल में। और डाइमेकस जो है वो सीरिया का है, 298 ईसा पूर्व से लेकर के 273 ईसा पूर्व के आसपास आता है। बिंदुसार जो थे उनके समय काल में। बिंदुसार कौन है? अशोक के पापा जी है, नहीं अशोक के पिता हैं कौन? बिंदुसार। ओके, ये बात आप ध्यान रखिए। तो इस प्रकार से ये सब आए। और अरबी यात्रियों में आप देखेंगे अल बरूनी और सुलेमान आया था। अल बरूनी जो था वो गजनी का निवासी था, गजनी देश से आया था। 1000 ईसा पूर्व से लेकर के 1030 के बीच की जानकारी जो है या उस समय के आसपास ही आया था। कौन? जो अल बरूनी आपका था, मतलब आपका नहीं था, ऐसा मत सोचिएगा कि मेरा अल बरूनी था, विदेशी था, गजनी का था, ठीक है। पश्चिमी उत्तर भारत के बारे में जानकारी देता है, ठीक है। और कहीं ना कहीं पे आप देखें तो इस प्रकार से अल मसूदी जो था अरब का था, ठीक है। और इसी प्रकार से और भी लोग आए थे। सुलेमान जो था अरब का था, 9वीं शताब्दी में आया था, देवपाल के समय काल में आया था, ठीक है। मिहिर भोज के समय काल में एक आया था अल बिलादरी जो था ये भी अरब का ही था। 885 से 892 ईस्वी में के लगभग में आता है। और मिहिर भोज उस समय राजा कर रहे थे, मतलब राज कर रहे थे, तब के समय की बात है, आया था। तो इस प्रकार से अध्ययन के स्रोत इन सभी चीज़ों के माध्यम से हमको मिलती है। हालांकि इसी प्रकार से मैं विस्तार से हर एक चीज़ों के बारे में आपको समझाने का प्रयास करूंगा। चैप्टर वाइज स्टडी आपकी करवाने का प्रयास रहेगा, तो आप लोग बिल्कुल चिंता न करें। विस्तार से मैं हर एक मुद्दे को समझाने का प्रयास रहेगा, तो चिंता करने की कोई आवश्यकता आपको नहीं पड़ेगी मेरे प्यारे दोस्तों। तो आइए हम और आगे बढ़ते हैं और इन मुद्दों को हम समझने का प्रयास करते हैं और विस्तार से हर एक मुद्दे को आपको समझाने का प्रयास रहेगा। ओके, तो इस प्रकार से प्रश्न पूछेगा। अगर आपकी परीक्षा ऑब्जेक्टिव होती तो ऑब्जेक्टिव मॉडल पेपर भी आपको दूंगा, लिखित मॉडल पेपर भी दूंगा, ताकि आपका दोनों तरीके से हो सके और आसानी से हर एक मुद्दे को आप समझ सकें। ओके, तो आगे बढ़ा जाए भाई, आगे बढ़ा जाए। आप देखेंगे जैसे कि पुरातात्विक स्रोत में आप देखेंगे कुछ चंद्रगुप्त के समय काल के सिक्के हैं, कुछ समुद्रगुप्त के समय काल के, कुछ आप देखेंगे चंद्रगुप्त द्वितीय के समय काल के हैं। अलग अलग कुछ गांधार कला, मूर्ति कला, सारनाथ कला, कैलाश मंदिर जो एलोरा महाराष्ट्र में है उसके द्वारा, कुछ बृहदेश्वर मंदिर जो है उसके जो तमिलनाडु में है, नटराज मंदिर तमिलनाडु में है, इन सभी के द्वारा स्थापत्य कला है और इनके द्वारा हमको जानकारी मिलती है। गंधार कला में आप देखेंगे तो तमाम प्रकार की चीज़ों के माध्यम से मिट्टी के बर्तन कैसे थे, मिट्टी के बर्तन को अंग्रेजी में पोट्री कहा जाता है। ओके, चित्रकला, मथुरा कला, इन सभी के बारे में हम जानेंगे। यानी तो ये सब जानने के बाद में हम आगे बढ़ेंगे और अगला आपका जो चैप्टर होगा तीसरा चैप्टर आप देखिएगा। तीसरा चैप्टर महाजनपदों का उदय एवं विकास, राजतंत्रात्मक व गणतंत्रात्मक राज्य। यानी कि अंग्रेजी में आप देखेंगे यहाँ पर लिखा हो कि राइज एंड डेवलपमेंट ऑफ महाजनपदास जो है मोनार्चियल एंड रिपब्लिकन स्टेट्स। ओके, राजतंत्रात्मक व गणतंत्रात्मक राज्य। तो यहाँ पर आप देखेंगे 16 महाजनपदों का हम लोग वर्णन देखेंगे। 16 महाजनपदों में आप देखेंगे कौन कौन से महाजनपद थे भाई 16 महाजनपद में। वैसे जो छठी ईसा पूर्व की जो 6वीं शताब्दी आती है उसी में आप देखेंगे केंद्रीय सत्ता जो था पूर्ण रूप से उसमें केंद्रीय सत्ता का अभाव होता है। छोटे छोटे जनपदों में पूरा देश बटा हुआ था भारत अपना, और इन्हीं सबको मिला करके एक महाजनपद का निर्माण हुआ था। 16 महाजनपद यानी खोडस महाजनपद, इसका उल्लेख बौद्ध साहित्य में मिलता है और भी तब जैन ग्रंथ में भी मिलता है और खास करके अन्य भी जो है ग्रंथों में मिलता है। हालांकि जो बौद्ध में मिलता है उसके अंगुत्तर निकाय जो बौद्ध ग्रंथ है, बौद्ध साहित्य है, उसका नाम है अंगुत्तर निकाय। तो उसी अंगुत्तर निकाय में आप देखेंगे 16 महाजनपदों का विवरण दिया गया है। तो इसके बारे में आप देखेंगे जैसे कि पहला क्या था 16 महाजनपदों में से, एक बार सुन लीजिएगा सभी लोग। पहला था आपका काशी, दूसरा था कौशल। क्या? पहला काशी, दूसरा कौशल, तीसरा अंग, चौथा मगध, पांचवा वज्जी, छठवां कौन सा था मल्ल, सातवां कौन सा था आपका चेदी, आठवां कौन सा था भाई आपका, आठवां कौन सा था वत्स, और नौवां कौन सा था कुरु, 10वां कौन सा था पंचाल, 11वां कौन सा था मत्स्य, 12वां कौन सा था सूरसेन, 13वां कौन सा था आपका अस्मक, 14वां कौन सा था आपका अवंती, और 15वां कौन सा था भाई गंधार, और 16वां कौन सा था आपका 16वां कंबोज। तो इस प्रकार से 16 महाजनपदों का वर्णन ये मिलता है
अंगुत्तर निकाय में, जो कि एक बौद्ध साहित्य है। इसके अलावा आप देखेंगे जैन ग्रंथ भगवती सूत्र है। जैनों का ग्रंथ है, जैन ग्रंथ वाला जो जैन धर्म का ग्रंथ है उसका नाम है क्या, भगवती सूत्र। तो उस भगवती सूत्र में जब आप देखेंगे तो उसमें भी महाजनपदों की सूची मिलती है जिनकी संख्या 16 है, और कुछ जनपदों के नाम अंगुत्तर निकाय से अलग इसमें बताए गए भगवती सूत्र में, जो कि जैन ग्रंथ है। अब अच्छा, इसकी भी बारे में सुन लीजिएगा। तो ये भगवती ग्रंथ के यानी कि भगवती सूत्र के अनुसार अगर बात की जाए, पहला अंग, तो पहला उसमें कौन सा था, जो है काशी बताया गया था, लेकिन इसमें पहला अंग है। दूसरा बंग, वैसे देखिए ये मतलब कुछ अलग अलग होगा, तो आप लोग एक बार दोनों को लिख लीजिएगा वीडियो को पॉज करके। पहला अंग, दूसरा बंग, तीसरा मगा यानी कि मगध, चौथा कौन सा था, मलय, पांचवा कौन सा बताया, मालव, छठवां कौन सा था, अच्छ, सातवां कौन सा बताया, वच्छ यानी कि वत्स, आठवां कौन सा इन्होंने बताया था, कोच, नौवां कौन सा, पाठ्य, 10वां कौन सा था, लाड़, 11वां वज्जी, 12वां कौन सा था, मोली यानी मल्ल, 13वां कौन सा बताया, काशी, 14वां कौशल, 15वां, अब देखिएगा अवध भी बता दिया इन्होंने, 15वां अवध, कौशल और अवध, ये कौशल और कहीं ना कहीं पे अवध जो है ये दो बता दिए इन्होंने। और इसके अलावा आप देखेंगे तो जो है सभुत्तर। तो ये कहीं ना कहीं पे 16 महाजनपद थे। तो अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग तरीके से 16 महाजनपदों, वैसे विद्वानों ने क्या, जैन ग्रंथों में और बौद्ध ग्रंथों में आपको मिलेगा। वैसे आप देखेंगे अलग अलग स्थानों पर महाजनपदों में अलग अलग राजा राज किया करते थे। अंग राज आप देखेंगे तो मतलब किसी दिन मैं विस्तार से चर्चा कर लूँगा, कहेंगे तो अभी अगर चर्चा करेंगे तो बड़ा लंबा हो जाएगा। अब मैं विस्तार से जब आपको पढ़ाने का प्रयास करूँगा तो विस्तार से आपको बताऊँगा, आप लोग परेशान मत होइएगा उसके लिए। ओके, तो हम चर्चा करेंगे भाई, चर्चा हम करेंगे विस्तार से, आप लोग परेशान मत होइएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपके समक्ष। अगला प्रश्न आपके समक्ष आएगा, चौथा प्रश्न, चौथा चैप्टर होगा मगध साम्राज्य का उदय। मगध साम्राज्य यानी कि राइज ऑफ मगध एम्पायर, यानी मगध एम्पायर का आप उदय देखेंगे यहाँ पर। यानी कि जब आप देखेंगे 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व की एक मुख्य विशेषता यह है कि भारत की जो आर्थिक संपन्नता रही है वह अनेक नगरों का निर्माण भी करती रही है। और इसमें आप देखेंगे मगध, कोसल, अवंती, वत्स, ये 4 प्रमुख राज्य आ गए थे। इसके अलावा कई गणराज्य भी थे, पर इन सब पे जो है मगध का जो इतिहास रहा है ये बड़ा रोचक रहा है। और 16 महाजनपदों में से मगध एक ऐसा राज्य था जिसके राजनीतिक प्रभुत्व का निरंतर हमेशा यानी कि विकास होता रहा। और लगातार विकास होने के बाद में क्या हुआ, धीरे धीरे समय के साथ साथ क्या हुआ कि मगध के इस छोटे राज्य ने एक साम्राज्य का रूप धारण कर लेता है ये। और मौर्यों के काल में तो यह सबसे जो है उच्च शिखर पर होता है अपने। तो मगध राज्य आप देखेंगे बुद्ध के समय से एक शक्तिशाली एवं सुसंगठित राजतंत्र था। और आप देखेंगे उत्तर में गंगा नदी, पश्चिम में सोन, और दक्षिण में आप देखेंगे तो जंगल का जो आच्छादित पठारी प्रदेश है वहाँ तक फैला हुआ था ये राज्य मगध। तो मगध के बारे में विस्तार से हम चर्चा करेंगे, मगध साम्राज्य का उदय कैसे हुआ, इसके मगध साम्राज्य के को जानने की कुछ ऐतिहासिक स्रोत होंगे उसके बारे में। अब उसके बाद में मगध साम्राज्य के उदय के कौन कौन से कारण थे, यानी कि उसमें भौगोलिक सामरिक स्थिति हो सकती है, प्राकृतिक संसाधन, भौतिक समृद्धि, योग्य व कुशल शासक व प्रजा की भूमिका रही होगी, नगरों का उदय हुआ होगा, सैनिक संगठन अच्छे तरीके से कार्य कर रहा होगा, मगध जनपद का स्वतंत्र वातावरण रहा होगा, मगध साम्राज्य के प्रारंभिक इतिहास की विवेचना उसके बाद में हम देखेंगे। और इसी के साथ साथ हम उसमें मगध साम्राज्य में हर्यक वंश देखेंगे जो कि 544 से 400 ईसा पूर्व के आसपास आएगा। इसके साथ ही साथ बिंबसार का शासन देखेंगे 544 से 492 ईस्वी के आसपास है। इन सभी का साम्राज्य विस्तार, मैत्री संबंध कैसा रहा है, वैवाहिक संबंध कैसा रहा है, इन सभी को जानते हुए हम आगे बढ़ेंगे। और अजातशत्रु के बारे में देखेंगे, 492 से लेकर के 460 ईसा पूर्व तक अजातशत्रु शासन करता है। उसके बाद में आप देखेंगे उदयीन आता है, उदयीन 460 से 444 ईस्वी तक रहता है, इसके बारे में हम देखेंगे। इसके अलावा आप देखेंगे शिशुनाग वंश का प्रारंभ हो जाता है 412 ईस्वी से 344 ईसा पूर्व समझिएगा, मैं ईस्वी नहीं बोल रहा हूँ, ईसा पूर्व बोल रहा हूँ। तो ईस्वी अगर निकल गया हो तो उसके लिए माफ़ी चाहेंगे, क्योंकि आप ईसा पूर्व में भी अभी चलेंगे। तो शिशुनाग जो वंश है उसके बारे में देखेंगे 412 ईस्वी से लेकर के 344 ईसा पूर्व, ठीक है, ईसा पूर्व तक शासनकाल चलता है। वहीं उसके बाद में कालाशोक आता है, कालाशोक यानी काकवर्ण के नाम से भी कालाशोक को जाना आता है, ठीक है। और 18 वर्षों तक शासन किया। सिंघली महाकाव्य में आप देखेंगे तो इसके बारे में बताया गया है कालाशोक के बारे में कि 18 वर्षों तक शासन किया। 394 ईस्वी में गद्दी पर बैठता है और 394 ईसा पूर्व में गद्दी पर बैठता है और 366 ईसा पूर्व में जो है हटता है। और उसके बाद में आप देखेंगे 344 ईसा पूर्व में ही ईसा पूर्व में नंदवंश का शासन आता है और 323 ईसा पूर्व तक शासन चलता है। इसके अलावा आप देखेंगे धीरे धीरे ये सब मगध साम्राज्य के में ही आएंगे, ओके।
और मगध साम्राज्य में आप देखेंगे यहीं पर आप घनानंद के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, महापद्मनंद के बारे में पढ़ेंगे। इस प्रकार से आप पढ़ते हुए आगे बढ़ेंगे और फिर लास्ट में हम नंद शासकों की उपलब्धियां देखेंगे, मूल्यांकन देखेंगे किस प्रकार से। वैसे मगध साम्राज्य का इतिहास हर्यक वंश से आरंभ होता है और गंगा, सोन एवं पुनपुन नदी के संगम पर हर्यक वंश के साथ शासक जो था उस समय उदयन था, उसने पाटलिपुत्र नगर की स्थापना करी थी, ठीक है। इस प्रकार से चीज़ें थीं और बौद्ध धर्म की प्रथम संगीति का आयोजन राजगृह में हुआ था। हर्यक वंश का था सम्राट था एक, उसका नाम था अजातशत्रु, उसी के काल में हुआ था, तो एग्जाम से प्रश्न पूछा आता रहा है। और द्वितीय वैद्य संगति जो हुई थी ये वैशाली में हुई थी, कालाशोक उस समय शासन काल में कर रहा था। तो इस प्रकार से इसके बारे में हम चर्चा करते रहेंगे और विस्तार से हम जानेंगे, ओके। और एक बात और, पुराणों में नंद वंश के सर्वशक्तिशाली शासक जो थे वो महापद्मनंद थे और जिनको सर्वछत्रांतक कहा जाता था। क्या? सर्वछत्रांतक, यानी कि क्षत्रियों का नाश करने वाला कहा जाता है। तो महापद्मनंद ने क्षत्रियों का विनाश किया था अपने समय, जिस प्रकार से परशुराम जी थे ठीक उसी प्रकार से इनका भी नाम आता है। तो ये क्षत्रिय जो राजा थे उनके प्रति जो है ज़्यादा थोड़ा सा रुष्ट रहा करते थे किसी बात को लेकर के। तो इस बात के बारे में हम चर्चा करेंगे, हालांकि विस्तार से हम चर्चा करते रहेंगे। ऑब्जेक्टिव और लिखित दोनों तरीके का मॉडल पेपर, और मॉडल पेपर मैं दूंगा अभी जल्द ही देने का प्रयास करूंगा। ऑब्जेक्टिव मॉडल पेपर भी दे दूंगा आपको, और लिखित मॉडल पेपर जो आपका होगा वो लिखित मॉडल पेपर अंग्रेजी और हिंदी में, ऑब्जेक्टिव भी अंग्रेजी और हिंदी में रहेगा ताकि आपको कोई किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। पांचवा प्रश्न आप देखिए, पांचवा चैप्टर आपको पढ़ना पड़ेगा, ईरानी पारसी के में यूनानी आक्रमण और प्रभाव, यानी कि आप देखेंगे ईरानी, पर्शियन एंड ग्रीक इन्वेजन एंड इन्फ्लुएंस या इन्फ्लुएंसेस, यानी कि आपको यहाँ पर देखना इनके जो आक्रमण रहे हैं, ईरानी और पारसी आक्रमण कैसे क्या क्या रहा है। आप देखेंगे जो है अलग अलग विद्वान या अलग अलग, यानी कुरूस अथवा साइरस द्वितीय ने आक्रमण कब किया, ये ईरानी पारसी भारत पर का प्रभाव उसके आक्रमण का क्या रहा है, सिकंदर का भारत पर आक्रमण या उसका प्रभाव क्या रहा, क्योंकि यूनानी आक्रमण में आप देखेंगे भारत में जो है आता है सिकंदर, और उसका क्या प्रभाव, किस तरीके से सिकंदर का प्रारंभिक जीवन बीता, भारत पर कैसे आक्रमण हुआ, तक्षशिला प्रवेश, सिकंदर और पोरस का जो युद्ध हुआ था झेलम नदी के तट पर, उसके बारे में जानेंगे। और सिकंदर का झेलम को पार करने को लेकर के क्या क्या चीज़ें हुई, झेलम युद्ध क्या है, इस सभी के बारे में जानते हुए, और इसी प्रकार से हम देखेंगे कि सिकंदर की मृत्यु हो जाती है, सिकंदरी सेना का विद्रोह और सिकंदर वापस लौटता है, सिकंदर की मृत्यु होती है, और सिकंदर के आक्रमणों का भारत पर क्या क्या प्रभाव पड़ा, इन सभी चीज़ों को जानते हुए हम यहीं पर समाप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये यहाँ पर समाप्त होगा। तो इसके बारे में सिकंदर का मूल्यांकन करेंगे, चूँकि सिकंदर को प्रथम विश्व विजेता भी कहा जाता है और महान यूनानी साम्राज्य का प्रतिनिधि भी सिकंदर को कहा जाता है, और इसके गुरु का नाम अरस्तु था, आपको पता ही होगा। तो भारत में अगर पहला विदेशी आक्रमण की बात की जाए तो हखामनी वंश यानी कि ईरानी वंश के द्वारा किया गया था, और पारसी के आक्रमण के पश्चात भारत में सिकंदर के नेतृत्व में यूनानी आक्रमण 326 ईसा पूर्व में लगभग होता है, और उसके बाद में साइरस द्वितीय ने हखामनी साम्राज्य की स्थापना करी। सिकंदर का थल सेनापति कौन सा था? निर्याकस था। तो इस प्रकार से तमाम सारे विद्वान आते गए, और भारत में यूनानी आक्रमण के पश्चात गांधार शैली जो है उसका विकास होता है। तो इन सभी मुद्दों को हम जानने का प्रयास करेंगे। अच्छा, झेलम का युद्ध किन दो की शासक के बीच में हुआ था? तो सिकंदर और पोरस के बीच में हुआ था, ओके। तो ये सब ऑब्जेक्टिव में प्रश्न आपके बनेंगे, हम बताएंगे आपको सिकंदर की मृत्यु कब हुई, तमाम प्रकार के प्रश्न बनेंगे, ठीक है। तो उन सभी पर चर्चा करी जाएगी विस्तार से। अब अगला उसके बाद में हम जानेंगे, इसी समय जब सिकंदर का आक्रमण हो जाता है उसी समय एक और मौर्य राजवंश का उदय होता है, एक बच्चा होता है जिसको चाणक्य जो है सिखा रहे होते हैं। मौर्य राजवंश का उदय होता है, चंद्रगुप्त मौर्य और बिंदुसार इसी समय आते हैं, ठीक है। तो चंद्रगुप्त मौर्य और बिंदुसार के बारे में जानेंगे, मौर्य डायनेस्टी के बारे में, ओके। और यहाँ पर देखेंगे चंद्रगुप्त मौर्य एंड बुद्ध जो है बिंदुसार। देखते हैं भाई इसके बारे में हमको क्या क्या पढ़ना है। इसके बारे में हम सबसे पहले मौर्यकालीन इतिहास जानने के कुछ स्रोत हैं, कुछ साहित्यिक स्रोत में कुछ जैसे विष्णु पुराण के अनुसार कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है, ये विशाख दत्त ने मुद्रा राक्षस लिखा, उसके द्वारा हमको मौर्यकालीन जानकारी मिलती है। इसी प्रकार से अन्य विद्वान अलग अलग तरीके से जानकारी देते हैं, वे कुछ विदेशी विवरण से हमको जानकारी मिलती है, ठीक। कुछ पुरातात्विक स्रोत हैं, और मौर्य वंश की स्थापना कैसे होती है, यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य की मदद से देश को जो है एक प्रकार से देखेंगे, चाणक्य को बहुत एक छोटा सा बच्चा होता है उसको उठा करके, मतलब कि चाणक्य ने एक छोटे बच्चे उठा को उनको ले करके, चंद्रगुप्त मौर्य था उस बच्चे का नाम, उसको लेकर के जो है छोटे से सिखाते हैं और धीरे धीरे करके उसको बहुत बड़ा योद्धा बनाते हैं। और ख़ास करके आप देखेंगे जा करके फिर बड़े साम्राज्य का जो कि घनानंद जैसे साम्राज्य का मतलब जो शासक रहता है, अत्याचारी था थोड़ा सा कहीं ना कहीं पे,
वो दूसरी भांति का था, तो उसको कहीं ना कहीं गद्दी से हटाया जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य की उत्पत्ति कैसे होती है और तमाम प्रकार के विद्वान जैसे कि ब्राह्मण साहित्य क्या कहते हैं, स्पूनर क्या कहता है, स्पूनर का क्या महत्व है, अलग अलग विद्वान मुद्रा राक्षस के अनुसार किस प्रकार से, अर्थशास्त्र क्या कहता है इसके वर्णन के बारे में, बौद्ध साहित्य क्या कहता है, जैन साहित्य क्या कहता है, विदेशियों के वृत्तांतों से मौर्य साम्राज्य के बारे में या चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में क्या जानकारी मिलती है। चंद्रगुप्त मौर्य का आरंभिक जीवन देखेंगे, चंद्रगुप्त मौर्य की क्या क्या उपलब्धियां रही उसको जानेंगे हम, ठीक है। जैसे यूनानियों के विदेशी जो शासन से उससे मुक्त करवाया, यूनानी शासन से मुक्त करवाया देश को किसने, चंद्रगुप्त मौर्य ने। नंद वंश के घृणित और अत्याचारपूर्ण जो शासक था उसको चाणक्य की सहायता से समाप्त किया इन्होंने। 25 वर्ष की आयु में 322 ईस्वी पूर्व में आप देखेंगे तो मगध सिंहासन की गद्दी पर बैठा और प्रथम अखिल भारतीय साम्राज्य की स्थापना करने वाला प्रथम शासक। इसी प्रकार से आप देखेंगे इसका साम्राज्य विस्तार कहाँ कहाँ से रहा है, किस तरीके से रहा है, और सेल्यूकस निकेटर से युद्ध इनका जो हुआ था उसके बारे में जानेंगे। दक्षिण भारत की विजय इनकी कौन सी थी और अन्य राज्यों पर विजय इन्होंने जो प्राप्त करी वो क्या रही है। साम्राज्य विस्तार से संबंधित कुछ मत रहे चाणक्य के और उनके, तो उनके बारे में। और चंद्रगुप्त मौर्य का जीवन का जो अंतिम समय रहा उसके बारे में, चंद्रगुप्त मौर्य की शासन अवधि कैसी है, बिंदुसार के बारे में, हम बिंदुसार को अमित्र घात भी कहा जाता है, तो इन सभी के बारे में हम जानने का प्रयास करेंगे विस्तार से, हर एक मुद्दे को समझेंगे, तो परेशान होने की आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मौर्य वंश का संस्थापक कौन था, चंद्रगुप्त मौर्य होता है। यूनानी लेखक प्लूटार्क ने चंद्रगुप्त मौर्य को इंड्रोकोट्स कहा है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। और जस्टिन एक विद्वान है, उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य का जो है सेंडोकोट्स इन्होंने भी कहा जस्टिस ने, और वो जो है प्लूटार्क ने भी कहा है। और इसी प्रकार से अन्य विद्वानों ने अलग अलग तरीके से कहा है, तो मैं चर्चा करूंगा इस प्रकार से इन सभी मुद्दों पर। आगे देखते हैं अगला आपका जो चैप्टर आएगा वो कौन सा चैप्टर होगा, चाणक्य का जो अर्थशास्त्र है उसके बारे में हम जानने का प्रयास करेंगे, ठीक है। जो चाणक्य का अर्थशास्त्र होगा उसके बारे में हम जानने का प्रयास करेंगे। आइए चर्चा करते हैं और जो है विद्वानों के अनुसार कि आखिरकार क्या क्या चीज़ें होंगी और किस तरीके से हम हमारे मुद्दे को समझ सकेंगे। ओके, तो आगे हम बढ़ेंगे। अर्थशास्त्र और इंडिका, एक मिनट। तो हम किसके बारे में भाई चर्चा करेंगे, अर्थशास्त्र के बारे में चर्चा करेंगे, जो कि इंडिका मेगास्थनीज ने लिखी है। अर्थशास्त्र चाणक्य जी ने लिखी यानी कौटिल्य ने। तो अब देखेंगे इंडिका से क्या, इंडिका में क्या है, अर्थशास्त्र में क्या है, दोनों के बारे में। तो कौटिल्य ने राज्य के 7 जो है अंग बताए हैं, उनमें राजा, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोश, सेना और मित्र, ये सप्तांग सिद्धांत यानी कि 7 अंग है राज्य को चलाने के लिए। पहला राजा, दूसरा अमात्य, तीसरा जनपद, चौथा दुर्ग आपका, पांचवा कोष, छठवा सेना और सातवां मित्र। ओके, मेगास्थनीज के अनुसार नगर का प्रशासन 30 सदस्यों का एक मंडल करता था जो 6 समितियों में बटा हुआ था। तीसरी समिति का कार्य जो जन जागरण होता था वो क्या करती थी, तो इस प्रकार से होता था। कौटिल्य जी यानी कि चाणक्य की बात की जाए तो वो मौर्य कालीन गुप्तचरों के 2 वर्ग बांटते थे, यानी एक संस्थान और एक संचारण, अलग अलग प्रकार की चीज़ें थी। अर्थशास्त्र जो है आप देखेंगे चाणक्य का जो है संस्कृत भाषा में है, राजनीति का सर्वप्रथम व महत्वपूर्ण ग्रंथ इसको माना जाता है। और अर्थशास्त्र में 15 अभिकरण है यानी कि 15 अध्याय में बटा हुआ है। कौटिल्य ने 8 प्रकार के विवाहों का भी वर्णन किया है। मेगास्थनीज की बात किया तो पाटलिपुत्र को इन्होंने जो है पालिब्रोधा भी कहा है। मेगास्थनीज ने भोजन के रूप में चावल का महत्व अधिक बताया है। इस प्रकार से इंडिका में आप देखेंगे, इंडिका जो पुस्तक है मेगास्थनीज की ही है, उसमें समाज में डायोनिसस को शिव माना, यानी कि जो भगवान शंकर है उनको डायोनिसस कहते हैं ये लोग। और जो है हेराक्लीज को कृष्ण कहते हैं, तो उनकी पूजा की जाती है इंडिका पुस्तक के अनुसार। ठीक इस प्रकार से जो है अलग अलग तरीके से जानकारी मिलती है। मेगास्थनीज के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य की सुरक्षा के लिए महिला अंगरक्षिकाओं को नियुक्त किया गया था, तो ये जो है जानकारी मिलती है। तो इसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करने का प्रयास करेंगे। सप्तांग सिद्धांत को लेकर के पूछा जाता रहा है प्रश्न, तो उसके बारे में जानेंगे। फिर उसके बाद में हमको अशोक के बारे में चर्चा करनी है। अशोक कौन है, अशोक का एक नाम है प्रियदर्शी, ठीक है। तो प्रियदर्शी जो है यहाँ पर भी लिखा गया 273 ईसा पूर्व से लेकर के 236 ईसा पूर्व तक के समय काल के बारे में जानकारी यहाँ पर पढ़नी है। और अशोक की जो धम्म नीति रही है उसके बारे में, यानी धर्म की नीति। तो अशोक का प्रियदर्शी 273 से 236 BC एंड हिज धम्मा पॉलिसी। ओके, इसके बारे में जानना है। तो अशोक प्रियदर्शी जो था ये बिंदुसार के पश्चात में
अशोक जो था वो मौर्य साम्राज्य की गद्दी पर बैठता है और अशोक की गणना विश्व के लगभग महानतम सम्राटों में से की जाती है। और देखेंगे तो तमाम प्रकार की चीज़ें हैं। H.G. वेल्स ने अपनी पुस्तक आउटलाइन ऑफ हिस्ट्री में अशोक के विषय में जानकारी दी है और कहा कि इतिहास के पन्नों में उल्लिखित है, क्या कहा इन्होंने कि इतिहास के पन्नों में उल्लिखित सहस्त्रों राजाओं में अशोक का नाम ध्रुव नक्षत्र के समान दैदीप्यमान है। ये बात उन्होंने कही थी। और अशोक एक प्रकार से महान थे, कोई उसमें दो राय नहीं, लेकिन फिर भी आप देखेंगे कुछ ऐसे जो है राजा रहे जिनका नाम नहीं आया महानतम में, लेकिन फिर भी आप देखेंगे अशोक के बारे में कई चीज़ें बताई जाती हैं। कलिंग युद्ध के बाद में क्या होता है, अशोक अलग अलग प्रकार से चीज़ें होती हैं। हालांकि अशोक के तमाम सारे नाम भी थे, तो उनके नाम को लेकर के प्रश्न जरूर आएगा। अशोक का नाम क्या था, दिव्यावदान इनका एक नाम मिलता है, ठीक है। दूसरे नाम की अगर बात की जाए इनके, तो सिंघली परंपरा में अशोक का नाम पियदस्सी या फिर पियदस्सन भी मिलता है। मस्की अभिलेख में आप देखेंगे तो पियदस्सी शब्द का समीकरण अशोक के साथ हुआ है। और अभिलेखों में मात्र गुर्जरा एवं मस्की अभिलेख में देखेंगे तो अशोक नाम इनका मिलता है। इसके अलावा आप देखेंगे तो दीपवंश और सुमंगल विलासिनी में अशोक का प्राथमिक नाम प्रियदर्शी मिलता है। और पुराणों में देखेंगे तो अधिकतर अशोक वर्धन इनका नाम मिलता है। और अभिलेखों में अशोक देवनाम प्रिय उपाधि से विभूषित किए गए हैं। और ऊपरी वर्णित साक्ष्यों के आधार पर, यानी जितने साक्ष्य हमने बताए अभी अभी आपको, उसके द्वारा अगर बात की जाए तो जो है डॉक्टर बरुआ ने निष्कर्ष निकाला इन सभी चीज़ों को पढ़ने के बाद में कि इनका प्राथमिक नाम प्रियदर्शी था और अभिषेक के बाद उसने अशोक उपाधि धारण करी थी। और उसके बाद में कलिंग युद्ध के बारे में बहुत सारी चीज़ें फेमस है। एक बार अशोका मूवी है, आप लोग अशोक के बारे में अगर जानना है तो अशोका मूवी है शाहरुख खान की, उसको एक बार आप ज़रूर देख लीजिएगा। शाहरुख खान और कैटरीना कपूर की मूवी है, अच्छी मूवी। आप लोग अगर एक बार देख लेंगे तो थोड़ा बहुत आपके बारे में, मतलब अशोक के बारे में जानकारी आपको मिल जाएगी। अशोक बौद्ध धर्म, अशोक का धर्म क्या रहा उसके बारे में जानेंगे तो हम विस्तार से चर्चा करेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं भाई, अगला प्रश्न आपके समक्ष आएगा। फिर उसके बाद में हम मौर्यकालीन भारत की स्थिति कैसी रही उसके बारे में जानेंगे, ठीक। उसके बाद में जो अगला चैप्टर आपका आएगा 10वां चैप्टर, शुंग वंश के बारे में देखेंगे। फिर कनौ वंश के बारे में, सातवाहन वंश के बारे में जानेंगे, खारबेल के बारे में जानेंगे, ये सब कौन थे, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे शुंग डायनेस्टी और कण्व डायनेस्टी, कण्वा डायनेस्टी। इसके अलावा जो है सातवाहन डायनेस्टी एंड जो है खारबेल जो राजा थे उनके बारे में। नेक्स्ट आपका आएगा कि भारत में विदेशी आक्रमण कुछ, यानी कि इंडो ग्रीक आक्रमण, पर्शियन यानी कि पार्थियन आक्रमण, शक और कुषाण, तो फॉरेन जो इन्विजन रहे हैं इंडिया में उनके बारे में जानेंगे, इंडो ग्रीक और उसके बाद में पार्थियन और उसके बाद में शक एंड कुषाण, ओके। तो इन सभी के बारे में हम जानते हुए आगे बढ़ेंगे। और उसके बाद में हमारे समक्ष ये चैप्टर आएगा, ठीक है। 12वां चैप्टर आपके समक्ष आ चुका है, जिसके अंतर्गत हम क्या पढ़ेंगे, तो हम चर्चा करते रहेंगे विस्तार से। गुप्त साम्राज्य का उदय और पतन कैसे होता है इसके बारे में जानेंगे। गुप्त जो है जो साम्राज्य है इसके बारे में जानने का प्रयास विस्तार से रहेगा, ओके। गुप्त साम्राज्य के बारे में हम जानने का प्रयास करेंगे। गुप्त साम्राज्य का उत्कर्ष कैसे होता है, पतन कैसे होता है, हर एक मुद्दे को हम समझने का प्रयास करेंगे। ऑब्जेक्टिव लिखित सभी प्रकार के जो प्रश्न होंगे उनके बारे में जानेंगे, ठीक है। इसमें भी देखेंगे आप तमाम प्रकार के जो है चीज़ें होंगी, ओके। तो उन सभी के बारे में हम जानने का प्रयास करेंगे और विस्तार से हर एक चीज़ को समझाने का प्रयास रहेगा आपको, तो बिल्कुल परेशान मत होइएगा सभी लोग, हर एक चीज़ को आपको समझाने का प्रयास रहेगा। गुप्त डायनेस्टी आप देखेंगे तो इसमें ये जो है गुप्तकालीन इतिहास जो जानने के स्रोत मिलते हैं, यानी कुछ अभिलेख मिलते हैं, कुछ सिक्के मिलते हैं, तो इनके बारे में हम जानने का प्रयास करेंगे। कला स्थापत्य वहाँ की यानी कैसी रही है, आर्ट एंड आर्किटेक्चर कैसा रहा है, कुछ लिटरेरी सोर्सेस यानी कि साहित्यिक स्रोत, कुछ विदेशी यात्रियों के विवरण मिलते हैं। गुप्तों की उत्पत्ति को लेकर के बहुत सारे विद्वानों में मतभेद है, उनके बारे में हम जानेंगे, ओके। उसके बाद में गुप्तों का जो राजनीतिक इतिहास रहा है उसके बारे में जानेंगे। वैसे गुप्त वंश का जो प्रथम या संस्थापक जो रहा है वो श्रीगुप्त रहा है और समुद्रगुप्त ने प्रयाग प्रशस्ति में स्वयं को श्रीगुप्त का प्रपौत्र कहा है। और संभवतः 2075 ईस्वी में श्रीगुप्त ने गुप्त वंश की स्थापना करी और श्रीगुप्त के पश्चात घटोत्कच गुप्त शासक बना, जिसके लगभग 319 ईस्वी तक शासन किया। उसके बाद में चंद्रगुप्त आप देखेंगे, चंद्रगुप्त प्रथम 319 से 334 ईस्वी तक शासन करता है घटोत्कच के बाद। और इसके अलावा देखेंगे आप तो तमाम सारे विद्वान और जैसे कि तमाम सारे विद्वान जैसे रैप्सन, हिरास, ये सब अलग अलग तरीके से, राय चौधरी, ये सब अलग अलग तरीके से बताते हैं। इसके बारे में हम चर्चा करेंगे, किसी दिन टाइम मिलेगा तो इन सभी पर चर्चा करेंगे। वैसे समुद्रगुप्त जो है पराक्रमांक, उसके बाद में आते हैं समुद्रगुप्त के बारे में बात की जाए 335 से लेकर के 380 ईस्वी तक शासन किया, आर्यावर्त की विजय प्राप्त करी और लिच्छवी कुमार देवी का ये पुत्र था समुद्रगुप्त। गुप्त वंश का सर्वशक्तिमान शासक, क्या बोले तो इतिहास का सर्वशक्तिमान शासक था ये।
और महान विजेता, महान शासक बोला जाए तो समुद्रगुप्त था। दिग्विजय अगर इसकी बात की जाए तो इसका उद्देश्य धरणी बंधी अर्थात समस्त पृथ्वी को जीतना था। प्रयाग प्रशस्ति, हर्षेण द्वारा रचित प्रयाग प्रशस्ति जो रचना है उसमें समुद्रगुप्त के दिग्विजय का पता चलता है। लगभग 100 से अधिक युद्ध लड़ा, सभी जीता, मतलब कभी युद्ध कोई हारा ही नहीं, ये बात है। प्रथम अभियान आप देखेंगे आर्यावर्त की विजय, और इसके कई कारण थे। आप देखेंगे तमाम प्रकार के राजाओं को पराजित करते हुए पूरा का पूरा विस्तार किया था। और गुप्त साम्राज्य की जो स्थापत्य कला है या फिर स्थापना या प्रसार प्रचार है बहुत अधिक दूर तक था। और लगातार जो है ये समुद्रगुप्त जो था किसी भी युद्ध में हारा नहीं और लगातार जो है जीतता ही गया। और इसका मतलब क्या था, समुद्रगुप्त जो था वह पूरी की पूरी पृथ्वी पर विजय प्राप्त करना चाहता था। ओके, तो समुद्रगुप्त को क्या कहा जाता है भाई, यूरोप का समुद्रगुप्त या नेपोलियन। यूरोप का एक नेपोलियन था, नेपोलियन बोनापार्ट। तो भारत का नेपोलियन किसे कहा था, समुद्रगुप्त को कहा जाता है। किसने कहा था ऐसा, ये जो है स्मिथ थे, बिसेंट स्मिथ, वो इतिहासकार हैं और प्रख्यात समाजवादी इतिहासकार की श्रेणी में आते हैं बिसेंट। और बिसेंट महोदय ने गुप्त काल के महानतम सम्राट जो समुद्रगुप्त थे 335 से 380 ईस्वी के आसपास के, उनको भारत का नेपोलियन कहा है। और आज कोई व्यक्ति मिस्टर एक्स यानी कि महात्मा गांधी जी जैसा कार्य करे तो हम उसे आज का गांधी कहेंगे। ठीक उसी प्रकार से ये मतलब इसका मतलब ये नहीं कि महात्मा गांधी बीते समय में मिस्टर एक्स थे। और इस दृष्टि में देखा जाए तो फ्रांस के सम्राट नेपोलियन बोनापार्ट का काल भारत के समुद्रगुप्त से लगभग 1400 वर्ष बाद का है। बिना किसी पूर्वाग्रह के सही अर्थों में तुलना की जाए तो यह कहना न्यायोचित लगता है कि नेपोलियन यूरोप का समुद्रगुप्त था। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। उन लोगों ने क्या बताया, हम लोगों को पढ़ा दिया, जैसे कि जो विंसेंट स्मिथ हैं वो जो है अंग्रेजी साहित्य या अंग्रेजी है, मतलब कि वो प्रख्यात जो है साम्राज्यवादी जो है रहे हैं इतिहासकार। तो वो अपने हिसाब से अपने यहाँ के जो शासक हैं उनको ज़्यादा तवज्जो देंगे। लेकिन हुआ क्या था कि भाई 1400 वर्ष बाद जो है समुद्रगुप्त, मतलब कि समुद्रगुप्त के 1400 साल बाद नेपोलियन का शासन होता है। और नेपोलियन से पहले उन्होंने किया था चार सारी चीज़ें समुद्रगुप्त जी ने। तो ऐसा होना चाहिए कि समुद्रगुप्त जो था मतलब जो है यूरोप का समुद्रगुप्त था नेपोलियन, ऐसा बोलना चाहिए। लेकिन उल्टा लोगों ने बता दिया, तो भाई शिक्षा नीति में गड़बड़। और इसके अलावा हम फिर आगे बढ़ेंगे, चंद्रगुप्त जो है द्वितीय यानी कि विक्रमादित्य के बारे में पढ़ेंगे। फिर कुमारगुप्त के बारे में पढ़ेंगे, स्कंदगुप्त के बारे में पढ़ेंगे, पुरगुप्त के बारे में पढ़ेंगे। और इसके बारे में हम गुप्त वंश का पतन कैसे होता है इसके बारे में जानने का प्रयास करेंगे। चंद्रगुप्त द्वितीय यानी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य जो थे उनके नवरत्न थे। नवरत्नों के नाम आपको पता है, एक था कालिदास, दूसरे थे धन्वंतरी, तीसरे थे जो है छापन्नक, और चौथे थे शंकुश, पांचवें थे बेताल भट्ट, छठवें थे घटकपर, सातवें थे अमर सिंह, आठवें थे बारहमिहिर, नौवें थे वररुचि। अब बारहमिहिर, धन्वंतरी, कालिदास, इन सभी का नाम आप लोगों ने तो सुना ही होगा, बड़े फेमस अपने अपने ज़माने के रहे हैं। तो ये सब जान लीजिए बड़े इंपॉर्टेंट हैं और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, तो इस प्रकार से आपके समझ में आ रही होंगी थोड़ी बहुत चीज़ें। जब हम चैप्टर वाइज वीडियो प्रोवाइड करेंगे तो आपको विस्तार समझ में आ जाएगा। अगला आपका गुप्त काल का शासन। गुप्त काल का शासन जो रहा है कब से, गुप्त काल के शासन के बारे में हम जानेंगे। संस्कृति उसकी कैसी रही, सभ्यता कैसी रही, यानी कि गवर्नेंस, कल्चर एंड सिविलाइजेशन ऑफ द गुप्त पीरियड। तो इसके बारे में हम जानेंगे किस प्रकार से जो है साम्राज्य का स्वरूप रहा है। गुप्त काल का शासन यानी संस्कृति और सभ्यता कैसी रही है, जो सम्राट होते थे या अमात्य या मंत्री जो होते थे, मंत्री परिषद कैसी थी, केंद्रीय अधिकारी कैसे हुआ करते थे, ठीक है, महासेनापति कौन थे, इन सभी के दंड कौन देता था, इन चीज़ों के बारे में। स्थानीय शासन कैसा था, ग्राम शासन कैसा था, सामंतवाद का विकास यहाँ पर किस तरीके से फैला हुआ था, सभी सामाजिक स्थिति कैसी थी, गुप्तकालीन की अर्थव्यवस्था जो रही है यानी कि वहाँ की जो उद्योग धंधे या कृषि या किस प्रकार से चीज़ें होती थी उनके बारे में। और किस प्रकार से व्यापार और उनका बदलता स्वरूप किस प्रकार से बदला गुप्त काल में, आप देखेंगे लगातार उन सभी के बारे में। और साहित्यिक के क्षेत्र में किस प्रकार से गुप्त काल में प्रगति। वैसे गुप्ता काल जो है वो भारत के इतिहास का स्वर्ण काल कहा जाता है। तो इसमें हर एक क्षेत्र में, चाहे धार्मिक हो, चाहे राजनीतिक हो, चाहे कोई भी क्षेत्र हो, स्थापत्य कला का हो, हर एक क्षेत्र में वो स्वर्ण काल है। वास्तुकला स्थापत्य में आप देखेंगे एरण का विष्णु मंदिर मध्य प्रदेश मतलब के सागर जिले में स्थित है और विष्णु जी की खड़ी प्रतिमा स्थित है यहाँ पर। तो आप इस प्रकार से जो है चीज़ों को देख सकेंगे। और सांची का मंदिर, और इसी के अलावा आप देखेंगे तिगवा का विष्णु मंदिर, नचना कुठार का पार्वती मंदिर, भूमरा का शिव मंदिर मध्य प्रदेश में ये सब स्थित है। ओके, कुछ छत्तीसगढ़ में है एक जो है सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर, भीतर गांव का मंदिर है उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले में। तो
तो ये सब है। उसके अंदर मरखान का मंदिर है बीजापुर के एहोल स्थान पर। तो इन सभी के बारे में हम जानने का प्रयास करेंगे कि कहाँ कहाँ पर कौन कौन से हैं। ठीक है, तो विस्तार से हर एक मुद्दे पर चर्चा करेंगे और हर एक चीज़ को आपको बताने का प्रयास। इसके बाद में लास्ट जो है सॉरी इसके बाद में अगला आपका चैप्टर जो आएगा 14वां, वो होगा वाकाटक मौखारी। प्रश्न कौन सा बना आपका वाकाटक जो है मौखारी वंश और हूण, तो इनके बारे में यानी कि वाकाटक मौखारी एंड जो है हुना इन्वेजन, इनके बारे में वाकाटक वंश के बारे में जानेंगे। ठीक, उसके बाद में हम जो है इसमें रुद्रसेन प्रथम के बारे में जानेंगे कौन था, पृथ्वीसेन प्रथम के बारे में जानेंगे, फिर रुद्रसेन द्वितीय के बारे में, प्रवर सेन द्वितीय कौन था, नरेंद्र सेन कौन था, पृथ्वीसेन कौन था। इसके अलावा बासीम शाखा में आप देखेंगे हरिसेन कौन था। ठीक है, इसके अलावा वाकाटक गुप्त संबंध कैसा रहा था। और इसी के अलावा हम आगे मौखारी वंश के बारे में देखेंगे। मौखारी वंश में आप देखेंगे कौन कौन से लोग रहे। मौखारी वंश में वैसे मूल पुरुष को लेकर के विद्वानों में कई विचार हैं। कुछ विद्वान मौखारियों को मुखर वंश का मानते हैं। मौखारी मतलब होता है कि उन 100 पुत्रों के वंश थे जिन्हें राजा अश्वपति ने वैवस्वत जो मनु थे उनसे पाया था, ऐसा उल्लेख जो है हरहा अभिलेख में हमको प्राप्त होता है। इसी में हम तमाम सारी चीज़ों के बारे में जानेंगे। ईश्वर वर्मा, ईशान वर्मा, सर्व वर्मा, अवंती वर्मा, गृह वर्मा, इन सभी के बारे में। परवर्ती गुप्त वंश में आप देखेंगे कृष्णगुप्त, हर्षगुप्त, जीवित गुप्त, कुमार गुप्त, दामोदर गुप्त, महासेन गुप्त, माधव गुप्त, आदित्य सेन, इन सभी के बारे में। देवगुप्त, विष्णुगुप्त, जीवगुप्त, इन सभी के बारे में जानेंगे, ये परवर्ती गुप्त। उसके बाद में होड़ वंश जो आता है आपका, होड़ों का भारत पर आक्रमण हुआ, उसके अंदर होड़ वंश में आप देखेंगे अलग अलग विद्वान जैसे कि मिहिर कुल व बालादित्य हो गए और यशो धर्मा हो गए, या इसी प्रकार से लंका अभियान जो रहा इनका मिहिर कुल का, इनके बारे में जानेंगे। और हूणों का पतन कैसे हुआ, हूणों का प्रभाव क्या क्या पड़ा, राजनीतिक प्रभाव, सामाजिक प्रभाव या सांस्कृतिक प्रभाव, ये किस प्रकार से पड़ा। और भानुगुप्त का जो एरण अभिलेख है उसमें क्या बातें पता चलती हैं हमको, तो उसके बारे में हम जानने का प्रयास करेंगे विस्तार से, हर एक चीज़ों को जानने का प्रयास। वैसे वाकाटक वंश गुप्तों के समकालीन ही था, उसी के शासन मतलब कि उसी के समकालीन गुप्तों का जब जब राजवंश था उस समय में, उसी समय वाकाटक वंश का भी उदय होता है। और विंध्य शक्ति वाकाटक वंश के संस्थापक माने जाते हैं। तो हम चर्चा करते रहेंगे एक मुद्दे पर इसी प्रकार से, तो आप लोग परेशान मत होइएगा इसको लेकर के। ठीक है, और हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट तथ्यों के बारे में, हर एक चैप्टर से जो पढ़ाएंगे आपको, उसके बाद में तमाम सारी चीज़ें आपकी क्लियर होंगी। और फिर लास्ट में हम आएंगे, लास्ट वाला जो आपका आएगा वर्धन वंश। वर्धन वंश जो होता है आपका, वर्धन वंश में हर्षवर्धन बड़े महत्वपूर्ण है। होयनसांग ये जो है इसी के समय के काल में भारत में आया था जो है हर्षवर्धन जी के, तो इसके बारे में इन्होंने क्या जानकारी दी है यानी कि आप देखेंगे हर्षवर्धन डायनेस्टी यानी वर्धन डायनेस्टी, हर्षवर्धन एंड जो है होयनसांग, होयनसांग इंडिया जो है डिस्क्रिप्टेड यानी कि विवरण, उस समय होयनसांग का भारत विवरण, उन्होंने भारत में मतलब भारत में किस प्रकार से भारत में रह करके विवरण दिया है। तो वर्धन वंश का इतिहास जानने के स्रोत देखेंगे, यानी कि बाणभट्ट का जो हर्षचरित रचना है उसके बारे उससे हमको जानकारी मिलती है। बाणभट्ट की कादम्बरी रचना उससे भी मिलती है। ठीक इसी प्रकार से अलग अलग ग्रंथों के यानी होयनसांग सिंह इन सभी के द्वारा जानकारी हमको मिलती है। कुछ पुरातात्विक स्रोत हैं उसमें जैसे कि वंशखेड़ा का लेख, एहोल अभिलेख से मिलता है, मधुबन लेख से मिलता है। राज्यवर्धन के बारे में जानेंगे, इनके बड़े भाई थे। ठीक है, प्रभाकर वर्धन की मृत्यु हुई थी उस समय, उसी समय उनके पुत्र राजवर्धन और एवं हर्षवर्धन जो थे होड़ों से युद्ध करने मतलब कि कर रहे थे। ये तमाम प्रकार की चीज़ें हम चर्चा करेंगे। इनकी बहन होती राजश्री, उनके बारे में जानेंगे। हर्षवर्धन जो कि 606 ईस्वी से लेकर के 647 ईस्वी तक शासन करते हैं, बड़े अच्छे शासक रहे हैं। और यहीं पर आकर के आप देखेंगे हर्षवर्धन का जो प्रबंध रहा है, चाहे राजा या फिर राज्य चलाने को लेकर के जो है चीनी यात्री जो है सांग है, इसका भारत विवरण देखेंगे, हर्षवर्धन का मूल्यांकन भी करेंगे हम लोग। तो इन सभी मुद्दों को जानने के बाद में हम हर चीज़ को समझेंगे विस्तार से, बिल्कुल चिंता करने की आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी और आसानी से हम हर एक मुद्दे को समझेंगे। ओके, प्रभाकर वर्धन की पत्नी थी यशोमती देवी, और आप देखेंगे तो प्रभाकर वर्धन जो थे उनके दो लड़के थे, एक तो राज्यवर्धन था, राज्यवर्धन द्वितीय था, और एक था हर्षवर्धन, छोटे थे उनसे। राजश्री जो थी उनकी पुत्री थी। और आप देखेंगे तो धीरे धीरे क्या होता है कि हर्षवर्धन जो होते हैं वो इसके सम्राट बनते हैं, राज्यवर्धन की मृत्यु हो जाती है। और जो राजश्री होती है, इनके जो पति होते हैं उनकी मृत्यु हो जाती है, फिर उनके बदला मतलब कि वो सती होने जाती है, फिर पकड़ लेते हैं हर्षवर्धन। इस प्रकार से तमाम प्रकार की चीज़ें हैं, तो हम उन सभी चीज़ों के बारे में भी चर्चा करेंगे। तो इस प्रकार से आपका 600 कहाँ तक हमको पढ़ना था, ये 600 कुछ तक हमको पढ़ना था, उसके बारे में हम 647 तक पढ़ना था क्या,
तो हम यहाँ पर हर्षवर्धन का शासनकाल कहाँ से कहाँ तक है भाई? हर्षवर्धन का शासनकाल कहाँ से कहाँ तक है? अभी हमने आपको बताया था हर्षवर्धन 606 से 647 ईस्वी तक ना। हमको पढ़ना कितना था? 600 BC से लेकर के, यानी 600 ईसा पूर्व से लेकर के 647 ईसा पूर्व तक हमको पढ़ना था, ईसवी तक पढ़ना था, ईसवी तक। ओके, तो इतना समय काल हमने आपको बता दिया कैसे कैसे क्या होता है। अब आपको बता दूं मेरे प्यारे दोस्तों कि 647 ईसा पूर्व में हर्षवर्धन का साम्राज्य यानी हर्षवर्धन का साम्राज्य खत्म हो जाता। तो इस प्रकार से यहीं तक हमको पढ़ना है, बस हर्षवर्धन तक। इसके बाद में हम थर्ड सेमेस्टर में पढ़ेंगे, ठीक है? तो आप परेशान मत होइएगा उसको लेकर के। आगे हम तो ये हमने प्राचीन इतिहास के सिलेबस को आपको बता दिया विस्तार से। अब इसके बाद में हम भूगोल के बारे में, भूगोल का तो हो गया, इसको देख लीजिएगा आप, मानव एवं प्रायोगिक भूगोल। उसके बाद में मैं संस्कृत का आपको दे दूंगा, तो आप लोग इसको भी देख लीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। उसमें मैं संस्कृत के बारे में चर्चा करूँगा। धन्यवाद आप सभी का, बहुत बहुत धन्यवाद।